आज बात होगी अमेरिका ईरान जंग की। क्या अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से भीषण जंग शुरू होने वाली है? क्या हॉर्मुज में फिर से गोला बारूद बरसने वाला है? क्या एक बार फिर हॉर्मुज से गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स को ईरान राख कर देगा? क्या एक बार फिर से दुनिया में ऑयल क्राइसिस आने वाली है? क्या एक बार फिर से शेयर बाजार धड़ाम होने जा रहा है? क्या ईरान ट्रंप की हत्या करने की साजिश रच रहा है? और क्या नेतन्याहू और ट्रंप एक बार फिर मिलकर ईरान पर बारूदी वर्षा करने वाले हैं? क्या आज ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई दुनिया के सामने आने वाले हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई को सुपुर्द खाक किया गया, लेकिन मुस्तफा खामेनेई दिखाई नहीं दिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको दे दूं, मुस्तफा खामेनेई अपने पिता अयातुल्लाह अली खामेनेई की शोक सभा में शिरकत करेंगे। कल अयातुल्लाह अली खामेनेई को सुपुर्द खाक किया गया। आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ईरान के कुम शहर में शोक सभा आयोजित की गई है। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम की अगुवाई उनके बेटे और मौजूदा सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ही करने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर ये पहली बार होगा इस जंग के शुरू हो जाने के बाद जब मुस्तफा खामेनेई पब्लिक के सामने दिखाई देंगे, क्योंकि मुस्तफा खामेनेई को लेकर कई अटकलें लगाई जाती रही हैं। कहा यह जाता है कि मुस्तफा खामेनेई मारे जा चुके हैं, क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद से मुस्तफा खामेनेई को अभी तक सार्वजनिक मंच से दूर रखा गया है। उनकी अभी तक कोई तस्वीर या कोई वीडियो आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई है, लेकिन बयान जरूर जारी किए जाते रहे हैं। तो आज क्या शोक सभा में मुस्तफा खामेनेई दिखाई देंगे? एक बड़ा सवाल। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनेई को कल ईरान के मशहद शहर में दफनाया गया। अली खामेनेई करीब 37 सालों तक ईरान पर शासन करते रहे, लेकिन 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हमले में वो मारे गए। 131 दिन के बाद कल यानी कि 9 जुलाई को अली खामेनेई को सुपुर्द खाक किया गया। अयातुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा 4 जुलाई को शुरू हुई थी, जो 5 शहरों यानी कि तेहरान, कुम, नजफ, करबला और मशहद होते हुए 6 दिनों के बाद 9 जुलाई को संपन्न हुई। इस दौरान करीब 4 करोड़ 30 लाख लोग इसमें शामिल हुए। खामेनेई का पूरा परिवार दिखाई दिया। खामेनेई के 4 बेटों में से 3 बेटे, सबसे बड़े मुस्तफा खामेनेई, तीसरे नंबर के बेटे मसूद खामेनेई और चौथे नंबर के बेटे मीसम खामेनेई दिखाई दिए। लेकिन दूसरे नंबर के बेटे और ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई कहां हैं, ये कोई नहीं जानता। वो अब तक दिखाई नहीं दिए हैं। इस दौरान जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो आपके सामने रखना बड़ी जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा दिखाई दिया। हर तरफ ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी होती रही। हे ट्रंप, वी किल यू, इस तरीके के नारे, इस तरीके के पोस्टर लहराए गए। ट्रंप के पुतले को फांसी लगाते हुए दिखाया गया, पुतले को आग से जलाते हुए दिखाई दिया गया। यानी कि ईरान के लोगों में ट्रंप के खिलाफ इस वक्त जबरदस्त गुस्सा है। वो ट्रंप को खत्म करना चाहते हैं। इस बीच इजराइल की ओर से अमेरिका को एक बड़ा इंटेलिजेंस इनपुट शेयर किया गया। बताया गया कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 2020 में कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि ट्रंप भी ये बात कह चुके हैं कि ईरान के हिट लिस्ट में नंबर 1 वही हैं। I'm number 1 on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number 1. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it, because we have a country that's hot and really, really successful. But I mention it only because it's on the list. I mean, it came out. There was another list came out yesterday, and I'm number 1 on. I like being number 1 on TikTok better, but I'm number 1 on the list for killing.
तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ सिंह, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। स्वागत सर आपका भी। आसिफ रिजवी, ईरान अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, सऊदी अरेबिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कार्तिक गौड़, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, दुबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब से थोड़ी देर में पूर्णिमा नाथ भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी, अमेरिका से वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अमिताभ जी, ईरान और अमेरिका के बीच में भीषण युद्ध की संभावना एक बार फिर से दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप ये कहें कि मैं ईरान के हिट लिस्ट में हूं तो ये कोई नई बात नहीं होगी। उनके सुप्रीम लीडर को जिसने खत्म किया वो तो ईरान के हिट लिस्ट में होगा ही। लेकिन ये जो परिस्थिति दिखाई दे रही है, एक तरीके का ज्वार भाटा जो ईरान के अंदर पैदा हो रहा है और इधर अमेरिका भी बारूद की बारिश कर रहा है ईरान के ऊपर, ये इस युद्ध को कहां लेकर जा रहा है? देखिए, जब ये युद्ध शुरू हुआ था उसकी शुरुआत बहुत अचानक तरीके से की गई थी। ये अकबायक शुरू किया गया था और जिस तरह ये युद्ध चला उसको शांत कराने के लिए भी एक बहुत इमीडिएट इंपैक्ट या पैक्ट चाहते थे ट्रंप। लेकिन इस समय हो क्या रहा है, जो कंफ्यूजन है या जो भी एक अंडरस्टैंडिंग में जो अप्रोच में डिफरेंस है वो है कि होर्मुज को कौन कंट्रोल करेगा। ईरान किसी भी तरह से होर्मुज पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता है और अमेरिका किसी भी तरह उनको होर्मुज का कंट्रोल देना नहीं चाहता। इस शर्त पर दोनों अब तक टिके हुए हैं। MOU में भी इस बात का मेंशन है कि होर्मुज को कंट्रोल कौन करेगा, क्या वो ईरान और ओमान करेंगे, ये बात भी उसमें है। लेकिन 60 दिनों तक, जब तक ये MOU की तिथि है, तब तक वो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। और ईरान ये बखूबी जानता है कि अगर वो इस पर अटैक करना छोड़ दे या किसी भी तरह अपना दबाव बनाना छोड़ दे होर्मुज पर, तो होर्मुज को पहली वाली स्थिति में अमेरिका ले आने की कोशिश करेगा। लेकिन इस समय जो अटैक्स हो रहे हैं ईरान के अंदर, हालांकि अमेरिका तो डिनाई कर रहा है, लेकिन ईरानी ये कह रहे हैं कि ये सारे अटैक्स इजराइल कर रहा है। बुश शहर पे किया, उनके जितने प्रोसेशन जिस शहरों में हो रहे थे उस पे हो रहे हैं। जो मशाद को एक पुल जाती थी और ट्रेन लिंक जाता था उसको तोड़ा गया है। तो मुझे लगता है इस समय ईरान ये अपने लोगों को दिखाना चाहता है कि ये किसी के नहीं है। अब तो इन्होंने मारा ही था पहले सुप्रीम लीडर को, अब उनकी शोक सभा या उनके शोक में जितनी भी आयोजित कार्यक्रम है उन सबको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, तो दोनों देशों के बीच में रिश्ते तो कभी भी सामान्य थे ही नहीं, लेकिन ये एक ऐसा मौका था, खास तौर पर जब शोक चल रहा हो किसी देश में, तब इस गोलाबारी को टाला जा सकता था। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा है। उसके पीछे आसिफ रिजवी जी, अमेरिका और इजराइल का दावा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की इस वक्त हिट लिस्ट में है, तो ईरान को क्यों बख्शा जाए? जी, बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी, आपको और हमारे पैनलिस्ट, रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, पहले तो मैं बताऊंगा कि ये ऐसी कोई बात नहीं है लिस्ट में। ये अपने आप को, जिसको कहते हैं ना कि मुंह बोले मिट्टू बनना, वो इनका जो है वो ये हाल है। वो सिंपैथी चाहते हैं अमेरिकन और यूरोपियन पीपल हैं, लोग हैं उनके निस्बत। और जिस तरह से नेटो में बैठक किया उन्होंने, उसमें कोशिश किया कि इनको दोबारा से नेटो को जमा किया जाए। पहले तो बहुत बेइज्जती की, नेटो की बहुत इधर उधर की बातें किया, फिर अब कोशिश कर रहे थे कि लोग आए, क्योंकि इस वक्त ट्रंप एकदम अकेले पड़े हुए हैं और उधर इसराइल भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। इसराइल जो इनपुट देता है वो सब गलत साबित होता है। नहीं तो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है टर्की में थे, टर्की में ईरान की मिसाइल रेंज सब जानते हैं, वो कहाँ रुके थे सब जानते हैं। लेकिन ईरान चाहता नहीं इस तरह का टेरर अटैक करना, क्योंकि इनकी मानसिकता टेररिस्ट वाली नहीं है, टेरर अटैक वाली मानसिकता नहीं रखते हैं कि किसी मुल्क में इस तरह से हमला कर दें और टेरर कर दें, और इससे हो सकता है और वाकई सिंपैथी बढ़ जाएगी ट्रंप की। तो ये सब तो हरकत नहीं करेंगे। ट्रंप, आप ये कह रहे हैं कि ट्रंप सिंपैथी पाने के लिए ये सारी बातें कह रहे हैं। पूर्णिमा नाथ जी, क्या वाकई में ट्रंप सिंपैथी के लिए ये कर रहे हैं? वो जान रहे हैं कि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है, इस सिंपैथी की उन्हें आवश्यकता है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि वो हिट लिस्ट में है, तो इस बात से इनकार भी तो नहीं किया जा सकता। आज जो ईरान जंग में है उसके पीछे कारण तो अमेरिका है, उसके पीछे कारण डोनाल्ड ट्रंप है। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। आपने बहुत सही कहा है, जो ये शुरू किया है वो अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया है।
और अगर उन्होंने आज सिंपैथी के लिए भी कह रहे हैं ना, लोग उतना उनके पास नहीं जाएंगे जितना मुझे समझ आ रहा है। द आइडिया इज ही ऑलरेडी हमें दिखा दिया है कि वो, आपको याद दिला दूं, बटलर शूटिंग जब हुआ था इलेक्शन से पहले, लोगों का हमदर्दी ट्रंप के पास था और हम भी उसके बारे में बहुत बात किए थे। हमें थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि वहां पे कोई फ्रॉड का कोई भी गुंजाइश हो सकती है। लेकिन एक साल के बाद ये क्वेश्चन बार बार आ रही है, क्या बटलर शूटिंग स्टेज्ड था या नहीं था? क्योंकि इनफैक्ट ये जो लास्ट वाला अटेम्प्ट था वॉशिंगटन में, जो होटल में हुआ है, उसमें भी काफी सारे लोग बोले हैं कि वो भी स्टेज था लिटरली, कि इट्स इम्पॉसिबल कि डोनाल्ड ट्रंप हर जगह नहीं जाते। वहां पे जाने के बाद वो इमीडिएटली बाद उन्होंने बॉलरूम की इंफॉर्मेशन, बॉलरूम की जो मुद्दा उठाई राइट टू वे इमीडिएटली। इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी टू लिटरली टॉक अबाउट एक सुर में सब सारे पॉलिटिकल स्टूज, सारे रिपब्लिकन लीडर्स, डोनाल्ड ट्रंप एक सुर में बॉलरूम के बारे में बात कर रहे थे। लोग बोल रहे थे वाज इट स्टेज्ड और नॉट। इसी की वजह से सारा इंफॉर्मेशन बार बार आने वाली है कि बटलर जो शूटिंग था इलेक्शन से पहले वो भी स्टेज था कि नहीं था। मतलब आप ये कह रही है कि इजराइल की ओर से आने वाला इनपुट, डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ये सब कुछ एक उस भूमिका का हिस्सा है जो वो सिंपैथी पाने के लिए कर रहे हैं। ये डेफिनेटली हो सकता है, इट्स पार्ट ऑफ इट। और एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने खमेनी और उनके सारे लीडरशिप को मार दिए, 50 लोगों को मार दिए। आप मुझे बताइए, हाउ इज इट पॉसिबल दैट एनी कंट्रीज लीडर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज क्वाइट? इंडिया के लीडर भी, तो मैं मानती हूँ कि सब दुनिया में अगर 5 बड़े कंट्री है उसके जो लीडर है उसमें नरेंद्र मोदी जी पढ़ते हैं, लेकिन कैसे आप लोग भी चुप थे जब खमेनी को मार दिए और उनके लीडरशिप को मार दिए? आप उनके पॉलिटिक्स को सपोर्ट ना कर सकते हो, आप उनको सपोर्ट ना कर सकते हो। जी, मैं आपकी ही बात को लेकर मेजर जनरल ए.के. सिवाज के पास जा रही हूँ कि अभी भारत की भूमिका पर हम बात करें उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है, हम ये तो समझें कि भाई ये जंग खत्म हो गई है या जारी है, हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया है या ये अभी भी अवरुद्ध है? क्योंकि तेल के टैंकरों की आवाजाही एक बार फिर से रुकती हुई दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम 5% बढ़ गए हैं। कहां खड़ी हुई है दुनिया इस वक्त? हाँ बिल्कुल, देखो मीनाक्षी, इस लड़ाई में अचीव क्या किया? सबसे बड़ी एक चीज अचीव की है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल फ्री ओपन था 28 फरवरी से, आज वो एक प्रकार से ईरान के हाथ में है और ईरान ये लीवरेज कभी नहीं छोड़ेगा और इसका इस्तेमाल। और इसके अंदर दूसरी गलती क्या की है, जो आर्टिकल 5 जो MOU का है उसमें लिखा है कि ईरान इसको रेगुलेट करेगा और 30 दिन के अंदर डीमाइनिंग करेगा और उसके बाद इसका डिसीजन होगा ईरान, MOU और बाकी गल्फ कंट्री। तो कहीं ना कहीं इसमें ये आपने लकुना छोड़ दिया, तो ईरान तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ईरान जो है उसको मालूम है कि उसकी मिलिट्री पावर इतनी बराबर की नहीं है जो कि अमेरिका और इजराइल की है। तो उसने एसिमेट्रिक वॉरफेयर किया। उसने 2 काम किए जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक तो उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया और दूसरा जो कि गल्फ स्टेट के अंदर जितनी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी अमेरिका की उस पर हिट किया। तो एनर्जी सेक्टर इन देशों का भी हिट हुआ, टूरिज्म भी हुआ, कहीं ना कहीं डिसैलिनेशन प्लांट्स को भी हिट करते। कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में जो आप ये कहें कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का फ्यूचर बिल्कुल अनक्लियर है। दूसरी बात आती, क्या ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो सकती है? मेरे हिसाब से लड़ाई कभी बिल्कुल नहीं स्टार्ट हो सकती। उसकी वजह 3 है। देखो, ये सच्चाई है, अमेरिका को पता है कि ये लड़ाई अमेरिका की थी नहीं, ये इजराइल की लड़ाई थी और अमेरिका दलदल में फंस गया था। अमेरिका बाहर निकला। डोनाल्ड ट्रंप ऐसी गलती नहीं करेंगे। और उसकी 3 और वजह है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन जो है वो अमेरिका की नहीं चाहती लड़ाई दोबारा हो। उनकी पॉपुलैरिटी डाउन होती जा रही है, उनका अप्रूवल रेटिंग लोएस्ट है। मैं अगर आप ही की बात को आगे बढ़ाऊं सिवाज सर, कि अमेरिका खुद नहीं चाहता कि वो एक बार फिर से ये युद्ध शुरू करे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अवरुद्ध हो जाए, ये भी अमेरिका नहीं चाहता। और फिर दूसरी तरफ ईरान को कैंसर बता रहा है। एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप का दर्शकों के सामने रख दूं, अमेरिका और ईरान के बीच भीषण युद्ध की आशंका क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ट्रंप ने ईरान को कैंसर करार दे दिया है। अब जो बयान है वो आपके सामने है।
This morning I'm on every single one of their lists. And so far, I guess I've been a little bit lucky, but that maybe doesn't last very long because that's the way it goes. But we have great people. But these are evil, sick people, and we have to rid their cancer. Their cancer. And you know what you do? You got to cut out cancer early. Man, that's the way I feel. ये जो बात है ना कार्तिक गौर जी, ये बात समझ के एकदम परे है। आप एक तरफ एमओयू साइन करने के लिए हर तरीके के टैक्टिक अपना रहे हैं, आपने एफर्ट डाल दिए एक युद्ध करके भी, फिर डिप्लोमेटिक चैनल ऑन करके भी, और अब आप ये कह रहे हैं कि ये कैंसर है, ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप इसे काट कर अलग नहीं कर देते। कौन से ट्रैक पर डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं? देखिए, ये जो सो कॉल्ड पीस डील या एमओयू वाज अ नॉन स्टार्टर डे वन से, और ये मैं आपके शो पे काफी बार कह चुका हूं, क्योंकि देखो इसके दो मेन प्लेयर है जो है बेसिकली ईरान एंड इजराइल। और अगर आप इजराइल को पीस टॉक से बाहर रख रहे हो, अगर देयर आर सर्टेन अरब नेशंस जो इजराइल के साथ बैठना ही नहीं चाहते हैं, तो इजराइल इज नॉट गोइंग टू एग्री टू दैट। और एक चीज बहुत क्लियर है कि भाई इजराइल अपनी कंट्री के ऊपर किसी को नहीं रखेगा। अगर आप उनको कहते हो कि आपके लिए इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट लेबनान से है या हिजबुल्लाह से है या ऑल द प्रॉक्सीज जिसको ईरान मैनेज करता है, आप उस पर हिट नहीं करोगे 60 दिन तक, कोई सवाल ही नहीं है वो मानेगा। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप का मिड टर्म है तो डेफिनेटली देयर इज एन इलेक्शन इन इजराइल ऑल्सो। तो सारे सेंटिमेंट्स है। सेकेंडली हमको ये समझना पड़ेगा कि देखो हम जहां पे भूल खा रहे हैं ना, हम ईरान को एक सिविलाइज्ड नेशन की तरह देख रहे हैं। वो एक नो डाउट द पीपल आर सुपर्ब एंड वेरी वेरी गुड पीपल, बट हमको समझना पड़ेगा यहाँ पे हम एक रिजीम के साथ डील कर रहे हैं। तो सामने जो पीएचडी वाले हैं उनको ना देखते हुए हमको आईआरजीसी को देखना पड़ेगा, क्योंकि दे आर द रेडिकल पीपल जिनको खून लग गया है और उनको पता है कि उनकी क्लेम टू फेम इज थ्रू हॉर्मूज एंड अराजकता करके। तो दे आर नॉट गोइंग टू गिव इट अप। इफ दे आर नॉट गोइंग टू गिव इट अप देयर टेररिज्म, सामने डेफिनेटली इजराइल रुकेगा नहीं। तो ये टॉक फाइट चलता रहेगा टिल द मिड टर्म्स, और उसके बाद ही मेरे हिसाब से कोई एक लॉजिकल सॉल्यूशन पे आएगा। नहीं तो वो लॉजिकल सॉल्यूशन आप क्या देख रहे हैं? लॉजिकल सॉल्यूशन क्या ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट करना बंद कर देगा? जो उसके पास इनरिच्ड न्यूक्लियर है वो क्या उसे सरेंडर कर देगा? क्योंकि ईरान तो किसी भी शर्त पे तैयार नहीं हो रहा है। नहीं, लॉजिकल सॉल्यूशन इसमें दो है। एक बहुत क्लियर है कि ईरान कैन नॉट कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसमें तो कोई मानेगा नहीं, इंक्लूडिंग द जीसीसी कंट्रीज। सेकेंडली, न्यूक्लियर एनरिचमेंट। देखिए, एक चीज मैं बहुत क्लियरली कहता हूं, मैं यूएई में कम से कम 26 साल से हूं। तो जब मैं इनिशियली आया तो एक बहुत ही रूमर्स चलते थे कि यार जीसीसी के लिए कौन ज्यादा घातक है, इज इट इजराइल विच इज अ प्रॉब्लम और ईरान विच इज अ प्रॉब्लम, और हमेशा वो डिबेट चलती रहती थी। लेकिन आज जो ईरान ने जैसे बिहेव किया है, द डिबेट हैज बीन क्लोज्ड। आज के टाइम में इट इज नॉट हिटिंग इजराइल बट इट इज हिटिंग एवरी अरब कंट्री। तो ये कोई लॉजिक है ही नहीं। और आज के टाइम में दबे स्वर में या ओपनली, जैसे यूएई तो ओपनली, जैसे सपूते खाक में भी यूएई डिड नॉट गो, इट शोड स्पाइन। तो बहुत क्लियर है कि भाई हु इज द रियल एनिमी, एंड रियल एनिमी इज जो आपकी बात से समझ पा रही हूँ, दरअसल ईरान के पास एक तुरुप का इक्का लग गया है। सिर्फ रमीफ दाऊदी जी, वो तुरुप का इक्का उनके पास है, उनको पता है कि हॉर्मुज उनके पास है, ये लेवरेज उनके पास है, और जब तक उनके पास ये रहेगा और बाकी दुनिया के मुल्क कोई और दूसरे रूट अख्तियार नहीं कर लेते, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर लेते, तब तक वो यहाँ का दादा बना रहेगा। ऐसी परिस्थिति में तो सोल्यूशन कभी नहीं निकलेगा। सऊदी अरब इस चिंता को कैसे डील कर रहा है? मीनाक्षी जी, इस चिंता को डील करने के लिए तो सारे कंट्रीज जो जीसीसी में है और पूरी दुनिया में जो चाहते हैं कि शांति बरकरार रहे, वो यही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी दे शुड गो बैक टू द डायलॉग्स एंड डिस्कशन का जो एक तरीका डिप्लोमेसी, वही एक तरीका है। लेकिन यहाँ पे जो अभी आपने कहा ना कि हॉर्मूज पे कब्जा, और जो डिविएट करके जो उसके कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस पे भी काम अगर कर रही है ये कंट्रीज जीसीसी, तो ईरान वहां पे भी थोड़ा हेजेमनी दिखा के कह रहा है कि हमारे रूट्स को ही यूज करो। और अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से 3 जहाजों पे जो हमला हुआ, वो एक शुरुआत हुई वॉर की। ठीक है, नेटो के मीटिंग में तुर्की में जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बातें कही
वो भी मुनासिब नहीं है। लेकिन उसके बाद वो अटैक जो जहाज़ों पे हुआ, जहां से तमाम मसले हुए, वो भी मुनासिब नहीं है। और साथ साथ आप देखें कि अगर कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करता, हॉर्मूज का कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन लेके जाता, तो वहां पे भी ईरान अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे वही करेंगे, जैसे हम चाहेंगे वैसे हो। तो इस तरह से रीजनल पीस और सिक्योरिटी कैसे बरकरार होगी, ये बताइए। इसराइल नहीं चाहेगा कि किसी भी तरीके से ये युद्ध रुके। वहां पे अभी तो असेंबली भी डिसॉल्व होने वाली 15 जुलाई तक, फिर 4 महीने के बाद वहां भी इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका में। तो वो नहीं चाहेगा कि ये तमाम चीजें किसी भी तरीके से सुलझ जाए। और अगर सुलझाने की बात हो रही है तो ईरान भी नहीं चाह रहा कि ये मसला सुलझ जाए। जब से ये तमाम 28 फरवरी के बाद थोड़ी बहुत चीजें हुई है, ईरान ने जो हॉर्मूज का नब्ज देखा है, तो अब लगता है कि ईरान पूरी तरीके से जीसीसी के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो अभी हमारे एक साथी ने भी कहा कि ईरान और इजराइल दोनों में कौन ज्यादा खतरनाक है जीसीसी के लिए। है तो दोनों ही खतरनाक, लेकिन अभी जो हालात ईरान ने पैदा किए हैं इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, जीसीसी और फ्रेंडली और नेबरिंग कंट्रीज के साथ बेसेस को अटैक करने के नाम पे, तो पूरी तरीके से आप सिर्फ बेसेस तक भी अगर कोई कहता है कि चलो आपका रिटेलिएशन का राइट है, तो उसके बाद जो आप भी सिविलियंस पे, आप भी अलग अलग जगहों पे वो रिटेलिएशन के नाम पे जो पूरे फ्रेंडली कंट्रीज के साथ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है, आप देखो कि हॉर्मूज के अंदर आप चाह रहे कि कोई दूसरा रास्ता भी अख्तियार नहीं करे। बिल्कुल ठीक बात है भाई, इंटरनेशनल वाटर्स है, वहां पर अधिकार तो हर देश का है, वहां पर किसी एक देश का आधिपत्य तो नहीं चल सकता। यही बात आसिफ रिजवी जी, जो सऊदी अरब से मेहमान जुड़ रहे हैं, जो दुबई से मेहमान जुड़ रहे हैं, भारत से भी जो जुड़ रहे हैं भाई, वो यही कह रहे हैं। माना कि आपके ऊपर आक्रमण हुआ, उसका आपने रिटेलिएट किया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जल में आप अपने अगर दादागिरी दिखाएंगे तो ये भी तो लीगल नहीं हुआ। जी मीनाक्षी जी, इंटरनेशनल लॉ चल कहाँ रहा है, मुझे आप ये बताइए। यूएनओ जो है खरगोश की तरह सोया हुआ है, एकदम से उठता है, एक बयान देता है, फिर जाके सो जाता है, फिर एक बयान देता है, झटका लगता है, फिर सो जाता है जाके। इंटरनेशनल लॉ चल कहाँ रहा है? हमने कितना क्रिटिसाइज किया, कितना हमने कंडेम किया। अगर ये इतनी आसानी से कह के गुजर जाने वाली चीज नहीं है कि आपने अटैक किया और आपने रिटेलिएट कर दिया। नहीं, एक सुप्रीम लीडर को मारा है इन्होंने 170-180 बच्चों को वहां पे, उसके अलावा मोर देन 3,500 लोगों को शहीद किया है, मारा है। तो उसका कहीं ना कहीं इनको भरपाई करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, हॉर्मूज को इससे पहले कब बंद कर दिया गया? कभी बंद किया गया था? नहीं। लेकिन अब जो ऐसे माहौल क्रिएट किए गए कि ईरान कहता है हम ये दूसरी जो कंट्रीज हैं, जिसको दूसरी लैंग्वेज में कहा जाए, जो चीजुरी करती हैं, जो उनके सामने झुकती हैं, उनकी तरह नहीं है, हम नहीं झुकेंगे। और जिस तरह से ये जो दूसरी कंट्री है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब नाम लूंगा, तो कि भाई जो है बहुत स्मार्ट रोल प्ले कर रहा है फला कंट्री। वो स्मार्ट रोल इनका ये है, मैं शॉर्ट में आपको बता दूं। देखिए अभी दूसरी कंट्री पे जहां ईरान ने रिटेलिएट किया है, वो बहरीन, कतर और कुवैत है, ठीक है। लेकिन किसी और कंट्री को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि पर्दे के पीछे से वो आके ईरान से किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, ईरान से कह रहे हैं कि भाई प्लीज प्लीज प्लीज, और पैसा भी दे रहे हैं, और कह रहे हैं नहीं मारो हमको, नहीं मारो, हमसे गलती हो गई है। और फिर उधर से उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो बने ही इसी बेस पे है। देखिए, अगर उनके यहाँ से है क्या, उनके यहाँ बस डेजर्ट है और कैमल्स मिलेंगे आपको, उनका अपना कुछ नहीं है। जो भी है वो अमेरिका और इसराइल। कार्तिक गौड़ इस पर रिप्लाई देना चाह रहे हैं। कार्तिक गौड़ जी बोले। ठीक, इनको अगर थोड़ा भी लॉजिक का समझ के नैरेटिव बना के नहीं। ठीक कार्तिक गौड़ जी, इनको अगर लॉजिक का समझ होता तो उनको पता होता कि जब इनिशियली 40 दिन तक उनका अटैक चल रहा था, दे अटैक्ड यूएई 3 times more than every countries combined। तो कोई नीचे अंडर द टेबल कोई थैंक यू, सॉरी या डीजीएमओ को कोई कॉल नहीं गया है। वी स्टूड देयर एंड वी फेस देयर टेररिज्म, और उनके सामने बिल्कुल हम झुके नहीं है। एंड यूएई शोड इट्स स्पाइन, और वही चीज उनको अखर रही है। और जैसे हमारे मिनिस्टर ने कहा, यूएई इज एवरीथिंग दैट दे वांटेड टू बी। तो उन्होंने सारा अपना पैसा टनल्स और जिहादियों को पैदा करने में यूज किया है, जबकि यूएई ने एक ऐसा इकोसिस्टम क्लियर किया है जहां पे 200 कंट्री के लोग यहां पे रहना चाहते हैं। और इन स्पाइट ऑफ ऑल द बॉम्बिंग, नोबडी हैज लेफ्ट यूएई। और इनफैक्ट आज के टाइम में प्रॉपर्टी लॉन्च आफ्टर लॉन्च
24 to 48 आवर्स में सारी बुकिंग हो जाती है। क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों को भरोसा है कि एक जो रेडिकल माइंडसेट है कंपेयर टू अ वेरी रैशनल माइंडसेट, दे विल ऑलवेज चूज अ रैशनल माइंडसेट ऑफ यूएई। और इसलिए जो इरानियंस भी यूएई में रहते हैं वो भी कहते हैं कि भैया कुछ भी कर लो, हमको यूएई में ही रहना है। ये फैक्ट है। ये लेकिन अमिताभ जी, ये जो डिस्कशन जहां जा रहा है, मैं अमेरिका और ईरान की बात इसलिए कर रही हूं, जब तक आप उसमें इजराइल को पार्ट नहीं बनाते हैं तब तक ये डिस्कशन मीनिंगलेस है। जब तक इजराइल ये नहीं कहता कि भाई लेबनान में से मैं अपनी सेना बाहर निकाल लूंगा, तब तक ईरान इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार नहीं होगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इसी तरीके से पाबंदी रही तो पूरा वैश्विक बाजार ऐसे ही अनियंत्रित रहेगा जैसे आज की स्थिति में दिखाई दे रहा है। देखिए, अमेरिका और इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स इस वॉर के दो डिफरेंट थे। अमेरिका को दुनिया में अपनी अकड़ दिखानी थी, उनको यह दिखाना था कि वो सबसे इंपॉर्टेंट पावर है। अकड़ रही कहां? जी, अकड़ रही नहीं और पकड़ से भी सारी ताकत छूटती चली गई। और ये हाल के नेगोशिएशंस में हमने बहुत अच्छे से देखा, ना आपने इस्लामिक रिजीम खत्म किया, ना आपने हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवा पाने में कोई आपकी समर्थता थी, और फिर आप नेगोशिएशन टेबल पर भी आ गए। तो अकड़ और पकड़ दोनों तो अमेरिका की छूट रही है। प्लीज आप आगे बढ़ाएं। जी, मैं वही बात कहने जा रहा था कि उस अकड़ को वो मेंटेन नहीं कर पाया। जितने भी जीसीसी कंट्रीज थे वहां अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस क्यों था? क्योंकि उनको डर लगता था, एक तो आपस में ही, और दूसरा ईरान से कि वो उन पर डोमिनेट करना चाहेंगे, या इजराइल के खिलाफ भी। अब जो स्थिति बनी है उसमें अमेरिका की जो पकड़ थी वो ढीली हो गई है। किसी ना किसी तरह वो इजराइल के जो ऑब्जेक्टिव्स थे कि यहाँ रिजीम चेंज हो जाए, अमेरिका ने भी यही कहा था कि रिजीम चेंज हो जाए, वो देखा अब पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जब इन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप को वहां मारा तो जो आईआरजीसी है उनके साथ इन्होंने शायद कोई समझौता नहीं किया या आगे की बात नहीं की। आईआरजीसी ने कंप्लीट कंट्रोल ले लिया है इस समय स्टेट का। किसी भी तरह वो अपने पकड़ को पूरे ईरानी स्टेट पर, सोसाइटी पर वो छोड़ना नहीं चाहती है। मुस्तफा खामेनेई कहां है, आज आएंगे कि नहीं आएंगे किसी को पता नहीं है। तो सिविलियन लीडरशिप और जिस तरह के नारे लगे थे अब्बास अरागची, मसूद पेजेश्कियान के खिलाफ इस पूरे प्रोसेशन के दौरान, तो आपको ये पता चलेगा कि इस समय पूरी तरह सिविलियन कंट्रोल बाहर है, मिलिट्री कंट्रोल इंपोज कर रहा है ईरान पे। और वो किसी भी तरह अमेरिका से, जितने जीसीसी कंट्रीज हैं, उनसे समझौता नहीं करना चाहता है। और उनका एक ही तुरुप का इक्का है, वो है हॉर्मुज। वो हॉर्मुज को किस तरह बंद करके रखें, उससे पैसे मिले तो पैसे ले, नहीं तो वो जानते हैं कि न्यूक्लियर मिसाइल जो नहीं कर पाया वो उनके लिए हॉर्मुज कर रहा है। अब अगली लड़ाई जो भी होगी वो उसी हॉर्मुज के लिए होगी। और हॉर्मुज के लिए सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत जैसे देश, चीन जैसे देश, उनका भी नुकसान हो रहा है। तो वो भी बीच में आएंगे, कहीं ना कहीं मीडिएशन कराएंगे। हॉर्मुज को पहले वाली स्थिति में ले जाना सिर्फ अमेरिका, इजराइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी तरह वो इस ब्लैकमेल में नहीं आए। अगर वो इस ब्लैकमेल में आते हैं तो आगे ईरान ये वाकई में इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि वे आउट क्या है। क्या जंग एक बार फिर से तेज होगी? लेकिन सिवाज सर कह रहे हैं कि जंग एक बार फिर से तेज नहीं होगी, ऊपरी ऊपरी लड़ाई चलती रहेगी और उसके नीचे बातचीत का भी सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बातचीत का सिलसिला तो जारी रहेगा। आखिर में उनको दोबारा से नेगोशिएशन टेबल्स पे आना ही होगा और ये तमाम लोग चाहते हैं और सबके हक में है। और इसका इशारा आप अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की बात करें, ईरान की तरफ देखें, कोई भी कुछ भी करते रहते हैं, एक विंडो ओपन रखते हैं और ये डिप्लोमेसी और डायलॉग कभी ख़त्म होती है नहीं किसी, और ख़ास तौर से ऐसी सिचुएशन में। दूसरी चीज़ यह है कि इशारों में बहुत सी बातें अभी हुई, हमारे साथियों ने बात की, मैं भी कुछ बात उसमें रखना चाह रहा हूँ कि अगर इस इलाके में, जीसीसी में ख़ास तौर से, अगर सऊदी में विजन नहीं होता, अच्छी सोच नहीं होती, प्रोग्रेसिव सोच नहीं होती, अच्छी लीडरशिप नहीं होती, तो आज जो आप ये माहौल देख रहे हैं जिसमें कि किसी भी तरीके से लोग कहते हैं कि रिटर्न टू डिस्कशन एंड डायलॉग और नेगोशिएशन टेबल, वो सिचुएशन नहीं होती। ये एक समझ होने की वजह से ही ऐसा हो रहा है, वरना आप देखें कि किस तरह से माहौल बनता जा रहा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर सऊदी अरब की मैं बात करूं तो चाइना के जरिए आपने देखा होगा कि कैसे बीच में ईरान के हालात और सऊदी अरब के
हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन कैसे बीजिंग एग्रीमेंट बना और उसके बाद एक सिचुएशन बेहतर बनी। अगर वो ऐसी सिचुएशन नहीं होती, ये नहीं चाहते कि हम पड़ोसियों से अपने रिश्ते अच्छे बनाए, आसपास के लोगों से अच्छे रिश्ते बनाए, तो ये सब क्यों होता। लेकिन उसके बावजूद भी दूसरी तरफ से ये शुरुआत नहीं हुई, बल्कि उसको कहीं ना कहीं डिटोरिएट किया गया, डैमेज किया गया। एक बात मैं आखिरी बात रखना चाहूंगा मीनाक्षी जी, कि आप ये बताइए कि जब यहाँ पे जीसीसी में और जैसे यूएई है, बहरीन, सऊदी, अगर इनको अपने प्रोटेक्शन के लिए, हर किसी को अपना प्रोटेक्शन चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता है? आप चाहेंगे कि आपके अपने घर में कोई अगर मसला चल रहा हो, आसपास आपके पड़ोसी कोई न्यूक्लियर बम बना रहा हो, कोई इजराइल आपका खतरा हो, तो आप चाहेंगे ना कि आप अपने घर को शेड बनाए, प्रोटेक्शन दें, कुछ लोगों से मदद लें, आपके पास पैसे हैं तो पैसे देके, जैसे आज ईरान के पास एक मौका है कि हॉर्मुज की नब्ज दबा ली, उसी तरीके से तो सब अपनी जान बचाना चाहेगा या नहीं बचाना चाहेगा? लिव एंड लेट अदर लिव करेगा या नहीं करेगा? अगर उसके एग्रीमेंट के तहत किसी भी कंट्री ने किसी के साथ पीस प्रोटेक्शन के लिए कुछ बात करी, डिफेंस एग्रीमेंट किया या कि कहीं से भी कुछ किया, तो उसका अपना राइट है। उसके बिना पे आप उसको दुश्मन बना के, अगर ईरान अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है तो इजराइल भी अपने अस्तित्व के ही लिए लड़ रहा है। वो भी ये कह रहा है कि मेरे अस्तित्व को आप मंजूर करें, जो ईरान कह रहा है कि हम नकारते हैं। लड़ाई तो दरअसल वहीं से शुरू होती है। लेकिन फिवाद सर, अभी जो बात अमिताभ जी कह रहे थे कि इस वक्त IRGC ने पूरे ईरान को अपने हाथ में ले लिया है, वहां की पॉलिटिकल सत्ता है तो, लेकिन चल उसी हिसाब से रही है जैसे IRGC उसे चलाना चाहता है। जब कोई भी एस्टैब्लिशमेंट पूरी तरह से मिलिट्री हाथों में चली जाती है तो उस देश का भविष्य कितना सुरक्षित रहता है? अब देखो मीनाक्षी, इसमें कोई शक नहीं कि कहीं ना कहीं IRGC और जो डिप्लोमेटिक लीडर्स हैं, चाहे वो उसके प्रेसिडेंट हो मसूद पेजेस्कियान या बास आरागाची या इनके जो स्पीकर थे मोहम्मद गालिब, वो जो हैं चाहते हैं कि किसी तरीके से बातचीत से इसका हल निकले। ये जो MOU साइन हुआ है ये फेवरेबल है ईरान के लिए। ईरान को बहुत कुछ मिला है। 3 चीजें आप देखें, पहली बात तो सैंक्शन हट जाएंगी, ईरान ऑयल बेच पाएगा। दूसरी बात है उसके जितना भी एसेट्स फ्रीज हो रखे हैं वो धीरे धीरे रिलीज हो जाएंगे। $300 बिलियन मिलेगा डेवलपमेंट के लिए। तो मुझे लगता नहीं कि ईरान इतनी गलती करनी चाहिए। ईरान को तो इस MOU से बहुत कुछ मिल गया। ना उसकी कोई न्यूक्लियर की बात हो रही है, ना उसकी मिसाइल की बात हो रही है, ना उसकी प्रॉक्सी की बात हो रही है, वो बाद के लिए टाल दी गई। मगर अगर हम ये समझें कि IRGC कंट्रोल में ये है, लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर मतभेद है, ये सेम पेज पे नहीं। मगर अभी भी मुझे लगता है ईरान भी लड़ाई नहीं चाहता, क्योंकि ईरान को कुछ फायदा नहीं। अगर लड़ाई चाहता है तो इजराइल चाहता है। उसकी वजह 3 है, क्योंकि इजराइल नेतन्याहू को मालूम है उसके भी इलेक्शन है अक्टूबर के अंदर, और नेतन्याहू को मालूम है कि हार्ड स्टांस अगर वो लेते हैं हिजबुल्लाह की तरफ तो उनके जीतने के चांसेज हैं, क्योंकि अगर वो हार जाते तो जेल में जाएंगे करप्शन चार्ज में। मगर एक चीज समझनी पड़ेगी ईरान को, ये जो अब लड़ाई स्टार्ट हुई है ये ईरान ने स्टार्ट की है कि अगर वो कमर्शियल शिप्स के ऊपर हमला नहीं करते तो अमेरिका का कोई मतलब नहीं था उनके ऊपर हमला। मैं आपकी बात से आंशिक रूप से फिवाद सर सहमत हूं, लेकिन फिर मैं अमेरिका की भी बात याद दिलाना चाहूंगी दर्शकों को, जिसमें भारतीय नाविक भी मारे गए थे और अमेरिका ने उन जहाजों पर हमला कर दिया, उनके सामने नाविक डूबते रहे, उन्होंने मदद नहीं पहुंचाई और फिर यह कह दिया कि इसमें हमारी भूमिका नहीं है, जबकि सेंटकॉम की तरफ से इमेजेस जारी की गई थी। तो अमेरिका अपने आप को दूध का धुला तो घोषित करने की बिल्कुल कोशिश ना करे, यह बात बिल्कुल ठीक है। और रही बात इस्लामिक रेजिम में वो जो कट्टरपंथी ताकतों की है, इस बात से तो रिजवी जी कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज अगर हिजबुल्लाह खड़ा है तो वो ईरान की शह पर खड़ा है, अगर हमास खड़ा है तो वो भी ईरान की शह पर खड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने कहा कि जब इंडियन शिप पे हमला हुआ और हमारे 3 नाविक मारे गए, तब जितनी आवाज निकलनी चाहिए थी उतनी आवाज नहीं निकली, और जो हमको करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। ये एक। सेकंड थिंग, जो ये नैरेटिव पुराना हो गया है कि जो है हम चाहते हैं प्रोटेक्ट चाहते हैं या प्रोटेक्शन चाहते हैं, कुछ नई चीज बताइए। देखिए प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? प्रोटेक्शन जो एग्जाम्पल दिया गया ना उसमें बहुत बड़ा मुगालता है, और उसमें आपने भी साथ दिया। आपने कहा बिल्कुल अगर आपके घर पे हमला हो रहा है तो आप प्रोटेक्शन रखेंगे, ये बात सही है, आधी सही है। आप प्रोटेक्शन किससे रखेंगे? किसी बाहर वाले से ला के बुला के कहेंगे कि तुम हमको प्रोटेक्ट करो,
ईरान कह रहा है आप खुद प्रोटेक्ट करिए अपने आप को, आप खुद डिफेंस ईरान अब बनाइए, दादा आपका बनना खुद चाह रहा है डिफेंस कि मजबूत होना जीसीसी का चाहिए। दादा ईरान आप बन क्यों जाए उनके आगे और सब ईरान आप क्यों के उनके पास आगे जाए, उसके पास झुकते ऐसे हैं? माफी देखिए इसने मांगे, कई बोले कंट्री में ईरान ऐसा भाई किया, आप अमेरिका ने हमें कई पूरे कंट्री में तरह ऐसा, से बचा सर लो प्लीज डोंट और इंटरप्ट मी, अब सर जो है प्लीज डोंट आप ही हमारे इंटरप्ट मी, दादा सर प्लीज हो, डोंट ये इंटरप्ट मी। चाह रहा जब है आपने ईरान। बात कही तो मैंने आपको दाऊदी जी इंटरप्ट नहीं आपकी किया, बात सर आ गई, प्लीज रिजवी जी की बात एक Don't बार आ interrupt जाए, me. लेकिन आप तो कमाल बात करें ना रिजवी जी, आप ये कह रहे हैं कि मेरे पड़ोसी मुझे से बता दो- मुझे खतरा, जी। तो मैं भाई कहीं और जाके ही मदद मांगूंगी ना। अब पड़ोसी के सामने ही थोड़ी ना मदद के लिए खड़ी हो जाऊंगी कि भाई आप न्यूक्लियर वेपन मत बनाइए क्योंकि आपके वेपन बनाने जी। से मुझे खतरा है। जी, मेंटेलिटी समझने की बात है। देखिए जब टेक्नोलॉजी अमेरिका कोई देता है तो अमेरिका पूरी टेक्नोलॉजी नहीं देता है। ये अभी कल का परसों के नेटो का हाल है, जो टर्की जो है F-35 की बात कर रहा था, फौरन इसराइल ने कहा कि आप जो है वो वर्जन नहीं देना उसको, इसराइल टर्की को, जो लेटेस्ट वर्जन है। तो अमेरिका कभी भी प्रोटेक्शन आपको नहीं देगा इस तरह से। वो उसका मेन टेक्नोलॉजी अपने हाथ में रखता है, वो सिर्फ वेपन्स और आर्म बेचता है, वो सिर्फ अपनी मार्केट चलाता है इस रीजन में, ये समझना होगा। और सेकेंड चीज जो आप जी। प्रॉक्सी की बात होती है मैडम, ये हमको समझना चाहिए कि प्रॉक्सी वाली बात जो है ये सब एक खेल है, प्रॉक्सी नहीं है। प्रॉक्सी देखिए ग्रेटर इसराइल का अगर एक बार कोई अगर सही से नक्शा देख ले, मैं कहता हूं एक बार मैप देख ले ग्रेटर इसराइल का, उनकी क्या मंशा है, क्या हदफ है, तो ये बहुत सी कंट्रीज जो कह रही हैं वो खुद से सामने से आके ईरान को सलाम करेंगे कि भैया ठीक। तुम तो हमारी मैं लड़ाई आपकी लड़ दोनों रहे हो, बातों पर ये जल्दी से लड़ाई एक लास्ट हमारी कमेंट्स है, ले ये लेती हूँ क्योंकि लड़ाई अब ईरान की नहीं मुझे है। इस तो ये डिस्कशन को समझने अब की चीज रैप है। अप करना है। जी। अमिताभ जी, मुझे ये समझ में आता है कि ईरान की जो शंकाएं हैं और जो इजराइल के भी डर है, दोनों अपनी तरफ वाजिब हैं, लेकिन जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है और उसका रास्ता कहीं से निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। या तो हॉर्मूज खोलने के लिए ईरान की शर्तों पर अमेरिका राजी हो जाए, वो फिर बाकी देश भी नहीं चाहेंगे। क्या इसका रास्ता निकाला जा सकता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई कोई रास्ता निकालना चाहते भी हैं या केवल ये बतौलेबाजी हो रही है जो हमारे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं? देखिए अगर अमेरिका तैयार भी हो जाए कि ईरान ओमान कंट्रोल कर देंगे तो भारत की इकोनॉमी को उससे भी खतरा है, क्योंकि उससे तेल के दाम बढ़ेंगे। दूसरा, राष्ट्रपति ट्रंप इस समय फंस गए हैं हॉर्मूज के इश्यू को लेकर, क्योंकि वो जानते हैं कि वो उनका एक तुरुप का एक है, वो छोड़ेंगे ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस पर क्या कोई समझौता हो सकता है? अगली लड़ाई जो भी होगी, और मुझे लगता है कम चांसेस है कि होगी, लेकिन अगली लड़ाई या समझौता जो भी होगा वो सिर्फ इस बात पे होगा, न कि न्यूक्लियर मिसाइल वो बनाएगा कि नहीं, कि हॉर्मूज को खाली या ओपन रखा जाएगा कि नहीं। अगर वो रखा जाएगा तो किस तरह से रहेगा। अगर अमेरिका, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, इफ अमेरिका विंग्स, तो ये एक बहुत बड़े अमेरिका के लिए लॉस ऑफ प्रेस्टीज होगा और पूरी दुनिया के लिए इकोनॉमिक तबाही का एक नया मसला बनेगा, क्योंकि तेल के दाम पर लीटर पर बैरल $1 बढ़ते हैं। तो आप समझिए हमारे जैसे देश में हर आदमी को 1 लीटर के लिए 15 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हम कतई तैयार नहीं। अगर ऐसा होता है तो हम भी कोई रास्ता खोजेंगे ना, हमने भी तो हाथ पैर बांधे नहीं है। तो वो अगर इकोनॉमिक मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन हम भी उनको प्रेशराइज करेंगे कि आप इस तरह नहीं करें। कोशिश कर ही रहा है कि अपनी तेल की जरूरतें कुछ रूस से, कुछ अमेरिका से, कुछ और गल्फ कंट्री से उसे पूरी करने की कोशिश करे। अब इसके लिए राहत कब निकलेगी, कैसे निकलेगी, कौन निकालेगा, वो ईरान होगा, वो इजराइल होगा या अमेरिका होगा, वो बस अब भविष्य के गर्भ में ही छिपा हुआ है। हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि जल्द से शांति का रास्ता निकले। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजधर्म में मेहमान बनकर आने के लिए बहुत धन्यवाद।